नमस्कार। हमने आपसे कहा था कि अगले कड़ी में हम आपको बताएंगे कि सरदार पटेल द्वारा किए गए कौन कौन से आंदोलन थे। क्या कभी सरदार पटेल को नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने पर कोई आपत्ति थी? और ऐसे ही तमाम विषय हम आपके सामने आज रखने का प्रयास कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते होंगे या जो पढ़ते लिखते होंगे सरदार पटेल के पत्रों को, नेहरू जी के पत्रों को, गांधी जी के पत्रों का अध्ययन करते होंगे, उनको तो सच्चाई पता होगी। लेकिन जो बिना पत्रों के सड़ी गली थ्योरियाँ वेबसाइटों पे जो डाली गई हैं उनको पढ़ते होंगे तो बच्चे गुमराह होंगे। तो आज ऐसे ही कुछ पत्राचारों का मैं विश्लेषण करके आपके सामने इस लाइव प्रोग्राम पे, फेसबुक के लाइव प्रोग्राम में मैं हाजिर हूँ। आइए देखते हैं। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि वसीयत में कैसे नेताजी को पटेल जी ने अदालती कार्रवाई में जो है हराया था और उसके बाद इनके क्या काम रहे। इसके बाद सरदार पटेल ने खेड़ा संघर्ष, खेड़ा एक ऐसा संघर्ष है जो गुजरात में खेड़ा जगह है, और वो लगान अंग्रेज जो है वहाँ बढ़ा दिए थे किसानों के ऊपर। इससे किसान बहुत नाराज हुए और सरदार पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और सरदार पटेल के साथ गांधी जी ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने किसानों से कहा कि ये लगान जो सरकार द्वारा बढ़ाई गई है इसे न दिया जाए। अंत में सरकार झुक गई और किसानों की लगान जो है 6 किसानों की लगान जो है कम कर दी गई और उन्हें राहत पहुंचाई गई। इसके बाद एक ऐसा ही आंदोलन आता है बारडोली सत्याग्रह का, जो 1928 में हुआ था, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। तो बारडोली सत्याग्रह में भी एक ऐसा मामला हुआ था कि लगान को 30% कर दिया गया था। यहाँ भी सरदार पटेल ने इसे उचित नहीं माना और वहाँ के निवासियों के साथ, वहाँ के किसानों के साथ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और इस आंदोलन के प्रभाव के आगे अंग्रेज सरकार की एक न चली। हालांकि सरकार ने चमकाया, धमकाया, बंद करने का जो आजकल भी चलता है नाटक, उस तरह से भी नाटक किया और उस समय काफ़ी कड़ाई किया, लेकिन सरदार पटेल के आगे जो है अंग्रेजों की एक न चली और उनको झुकना पड़ा और लगान को 30 से 6.03% कर दिया गया है। ये सरदार पटेल की दूसरी जीत थी। और इससे प्रभावित होकर वहाँ की महिलाओं ने क्या किया, वहाँ की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दिया। ये नोट करने वाली बात है। सब लोग कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल तो उनका जो है घर का नाम था, लेकिन सरदार की उपाधि कैसे मिली? सरदार की उपाधि जो है बारडोली सत्याग्रह के द्वारा मिली, जब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन का नेतृत्व किया और लगान को 30 से डायरेक्ट 6.03% पे करवाए, तो महिलाओं ने खुश होकर इनको जो है सरदार की उपाधि दिया और ये जो है कि वहाँ इनका काफ़ी प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद जो है हम आते हैं 1930 में। 30 में आप जानते हैं कि नमक कानून तोड़ो आंदोलन चल रहा था। नमक के ऊपर कानून बनाया गया था कि बिना कर दिए हुए कोई नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ने के लिए दांडी की यात्रा किया था और अंग्रेज इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि सरदार पटेल का गुजरात में बहुत बड़ा प्रभाव है, जो कि 2 किसानों के आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया है। इसके नाते गुजरात की जनता जो है इनसे जुड़ जाएगी। इस नाते अंग्रेज जो है सरदार पटेल के भाषणों पर रोक लगा दिया करते थे। आंदोलन में जोड़ने के लिए सरदार पटेल गांव-गांव जाते थे, भाषण देते थे, जनता को जगाते थे कि हमें नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ना है। इससे जब अंग्रेजों को खबर लगती थी तो वहाँ के कलेक्टर जो है इनके भाषणों पर रोक लगा देते थे, लेकिन सरदार पटेल नहीं माने। सरदार पटेल ने लगातार आंदोलन इसको जारी रखा गांधी जी के नेतृत्व में और अंत में सरदार पटेल को जो है गिरफ्तार करना पड़ गया। और सरदार पटेल को जब गिरफ्तार किया गया 4 दिन पूर्व ही, तो 4 मास की सजा काटने के पश्चात, 4 मास का मतलब 4 महीने की सजा काटने के पश्चात, जब सरदार साहब घर बड़े नामी बैरिस्टर और कानून के रूप में जो है बारीकियों को जानने वाले थे, इसलिए उनको ज़्यादा दिन तक जेल में रखना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। तो 4 मास की सजा काटने के पश्चात सरदार पटेल साहब जो है ये
जेल से वापस लौटे। इसी तरह से ये जो बात थी जो मैंने बताया कि 26 जून 1930 का, इसके पहले एक वाकया आता है 12 मार्च 1930 का। इसमें भी ये गिरफ्तार किए गए थे और इसमें गिरफ्तार किए गए तो 4 मास की सजा काटा और उसमें गिरफ्तार किए गए तो 3 मास की सजा काटा। कुल मिला के 7 मास तक, 7 महीने तक इनको जेल में रखा गया था। तो 2 महत्वपूर्ण बातें निकल के आई कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कैसे मिली और इन्होंने कितने महीने जेल काटा था। ये ज़्यादा महीने जेल नहीं काट पाए, इसका कारण था कि सरदार पटेल कानून की बारीकियों को जानते थे। कानून की बारीकियों को जानने के कारण अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी कि उन्हें ज़्यादा दिन तक जेल में रखा जा सके और हर आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। अब जो अगली कड़ी आती है, इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 1936 और 37 में एक समय आया जब सरकार कांग्रेस की शक्ति के सामने झुक गई। सरदार पटेल साहब भी उस समय कांग्रेस में थे और भारत के अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का संचालन करने लगे। इस समस्त शासनों का सूत्रधार सरदार पटेल के ही हाथों में था। वे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे जो विधानसभाओं के लिए कांग्रेसी उम्मीदवारों तथा मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्रियों का निर्णय करता था। यद्यपि सन 1939 में द्वितीय यूरोपीय महायुद्ध आरंभ हो जाने पर कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफे दे दिए। जब विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो कांग्रेस के लोगों ने अंग्रेजों के साथ लड़ने से साफ इंकार कर दिया, इसलिए वहां से इस्तीफे दे दिए और ये 2.5 वर्ष के बीच में ही कांग्रेस ने ऐसा शासन किया कि देश के लोग कांग्रेस की नीतियों के बखान करने लगे। सरदार साहब के सारे नेतृत्व में हुआ और आजकल प्रोपेगेंडा क्या फैलाया जा रहा है, कांग्रेस ने सरदार साहब को जो है वो सम्मान नहीं दिया, जो कि गलत है। इस कड़ी पर भी मैं आता हूं और इस पर भी बताता हूं कि क्या सचमुच नेहरू और गांधी के बीच, नेहरू और सरदार के पटेल के बीच में प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई मतभेद था। इस सवाल का भी मैं उत्तर आज दूंगा, जिसके लिए तमाम लोग जो है झूठ और अफवाहें फैलाते रहते हैं। आइए आते हैं दूसरी बात पे। हम जो है दूसरी बात यह है कि इस समय जो है जब देश को आज़ादी जब देने की बात आई, 1942 में 12 छोड़ो आंदोलन चल रहा था, वो मैंने आपको बता दिया है कि उस समय जो है कि समस्त लोग जो है अंग्रेज़ों की सर्विस छोड़ के जो है कि बाहर आ रहे थे, अंग्रेज़ों से अलग हो रहे थे, अंग्रेज़ों के अंदर काम करने वाले भारतीय अलग हो रहे थे। उस समय हिंदू महासभा और जिन्ना की मुस्लिम लीग उनके साथ जो है सरकार चला रही थी। उसी समय 1942 से लेके 40 से लेके 46 तक कांग्रेस के अधिकांश नेता जेल में थे और कांग्रेस के अधिकांश नेता जब जेल में थे तो उस समय क्या होता है, कांग्रेस में कोई चुनाव नहीं हो पाया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वे अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। अबुल कलाम आज़ाद साहब थे और कोई चुनाव नहीं हो पाया था। तो उसी समय एक चुनाव कराने का विचार आया तो 15 में से 13 रियासतों ने सरदार पटेल साहब के नेतृत्व में जो है कि अध्यक्ष चुनने के लिए राजी हो गई। 15 में से 13 रियासतें, 2 रियासतों में चुनाव नहीं हो पाया, इसलिए उसके बाद जो है उस 15 में से जो 13 रियासतें थी जो चुनाव कराने के लिए जो है 40 से 46 के बीच में जो बात थी, तो उसके बाद ये 13 रियासतों ने सरदार पटेल साहब को जो है अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया। लेकिन दोनों के बीच में कई वैचारिक मतभेद थे। गांधी जी की हत्या के बाद नेहरू निसंदेह कांग्रेस के बड़े नेता थे और सरदार पटेल और उनके बीच में कई मतभेद भी होते थे। लेकिन 12 राज्यों द्वारा मिला समर्थन सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाने के लिए काफ़ी था और वे अध्यक्ष, लेकिन 2 राज्यों में चुनाव न होने के कारण आचार्य कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और प्रधानमंत्री पद को लेकर ऐसा कोई विवाद कभी नहीं हुआ, जिसका प्रचार हमारे जो विरोधी हैं वो करते रहते हैं।
कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ। ऐसा खुलासा किससे होता है? ऐसा खुलासा सरदार पटेल साहब, गांधी जी के बीच, नेहरू जी के बीच जो पत्राचार हुए, उनको पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अध्यक्ष जी का चुनाव तो हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री पद का ऐसा कोई चुनाव हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री पद के लिए एक नाम, मात्र नाम जो है आया नेहरू जी का, और उसमें सरदार पटेल साहब ने सबसे पहले हस्ताक्षर किया कि नेहरू जी हमारे नेता हैं, ये प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी उत्तर मैं आपको देता हूं। ऐसा इसलिए हुआ कि नेहरू जी अंग्रेजों से बात करने में माहिर थे, अपनी बात मनवाने में माहिर थे। एक बात जो सामने आती है कि जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी तो माउंटबेटन के हिसाब से क्राउन की सर्वोच्चता वापस ले लेनी चाहिए थी। क्राउन की सर्वोच्चता क्या होती है? क्राउन की सर्वोच्चता वो होती थी कि जितने छोटे छोटे राज्यों को अंग्रेजों ने जीता था, सबने प्रिंसेस ऑफ क्राउन की सर्वोच्चता स्वीकार की थी। मतलब उनके अधीन काम करने के लिए उनके अधिकार को उन्होंने स्वीकार किया था कि आप मेरे ऊपर राज करिए, मैं आपको लगान दूंगा, जो भी मतलब धन आएगा मेरे राज्य का मैं आपको पहुंचाता रहूंगा। मतलब वहां पे अंग्रेजों का शासन था। लेकिन जब भारत को स्वतंत्रता देने की बात आई तो माउंटबेटन ने चाहा कि सब राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को अलग कर दिया जाए। जब इस बात को नेहरू को भनक लगी तो उन्होंने एक कड़ा पत्र माउंटबेटन को लिखा। माउंटबेटन के हिसाब से ब्रिटेन को क्राउन की सर्वोच्चता वापस ले लेनी चाहिए, यानी जितने भी राज्यों को समय समय पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ी थी, इस सब व्यवस्था में सब स्वतंत्र हो जाते। नेहरू यह मसौदा देखने के बाद पूरी रात सो न सके। उन्होंने माउंटबेटन के नाम एक सख्त चिट्ठी लिखी, तड़के में उनसे मिलने पहुंच गए। नेहरू की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे मजबूरन माउंटबेटन को नया मसौदा बनाना पड़ा, जिसे 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। अब आप सोचिए, अगर नेहरू प्रयास न करते, कूटनीति का जो है कि इस्तेमाल न करते, तो सब छोटे छोटे राज्य आज़ाद हो जाते, सबकी सेनाएं अलग हो जाती, सब आपस में लड़ने मिलने भिड़ने लगते और कोई भारत या राष्ट्र नहीं बन पाता। लेकिन नेहरू की बुद्धिमत्ता के कारण माउंटबेटन ऐसा नहीं कर पाए, और तब जाके उसके बाद जो हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 राज्य इकाइयों की व्यवस्था दी गई। 2 राज्य इकाइयों की व्यवस्था क्यों दी गई, इस पे मैंने फेसबुक लाइव में बताया था, क्योंकि सावरकर ने कहा था कि भारत में 2 मुख्य रूप से लोग निवास करते हैं, हिंदू और मुसलमान, इसलिए 2 राष्ट्र हैं। इसका फायदा उठाकर जिन्ना इस बात पे अड़े रहे, और उनको समर्थन कौन दे रहा था, उनके साथ सरकार कौन चला रहा था? उनके साथ सरकार 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था तो सारे लोग अंग्रेजों को भगा रहे थे, लेकिन हिंदू महासभा जिसके प्रमुख सावरकर साहब रहे, वे उनकी पार्टी, और ये जिन्ना मुस्लिम लीग, मतलब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों सरकार चला रही थी। जब अंग्रेजों को कांग्रेस भगा रही थी तो ये दोनों लोग सरकार चला के समर्थन दे रहे थे। ये इतिहास है, ऐसा तमाम जगह लिखा हुआ है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये हुआ। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और उसमें सरदार साहब की क्या योग्यता रही? उसमें सरदार साहब ने 562 देशी रियासतें स्वतंत्रता के समय जो भारत थे, जिनका क्षेत्रफल भारत के 40% था, तमाम लोगों को राजी भी कर लिया। क्राउन प्रिंसेस की जिनको अधीन काम करना था, उनको तो माउंटबेटन ने नहीं दिया, नेहरू के कारण आजाद नहीं किया। तो इन लोगों को मनाया गया कि अब अंग्रेज जा रहे हैं, आप भारत में रहिए। अधिकांश लोगों ने सरदार पटेल के प्रयास से भारत को स्वीकार कर लिया, एक देश के रूप में विलय कर दिया अपनी रियासतों का। लेकिन एक जूनागढ़ ऐसा शासन था जहां के नवाब ने भारत में विलय करने की अपेक्षा पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा कर दी, और भारत में विलय करने की अपेक्षा जब पाकिस्तान में घोषणा कर दी तो वहां देखा गया कि अधिकांश हिंदू आबादी थी, और जो हिंदी भाषी थे वे इस बात से नाखुश थे, और भारत की सेना वहां सरदार पटेल के आदेश से वहां प्रवेश कर गई, और जूनागढ़ का जो नवाब था वो भाग खड़ा हुआ, वहां से भाग कर पाकिस्तान चला गया। इस तरह से 562 देशी रियासतें थी, जिनको सरदार पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने चालाकी से, अपने
उस समय के जो शासन चलाने की नीतियां थी उनसे भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान तो उसमें बना नहीं था, लेकिन जो भी नीतियां थी कांग्रेसी, उनसे 562 रियासतों को भारत में जोड़ दिया गया। अब इसके बाद आते हैं 1947 में भारत को आज़ादी भी 15 अगस्त 1947 को मिल गई और अंततः भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक हैदराबाद और एक जूनागढ़, 2 लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, दोनों लोगों को स्वीकार करा लिया गया। अब हम आते हैं इस बात पे कि नेहरू जी ने जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो सरदार पटेल साहब उस समय भारत के गृह मंत्री बने। तो गृह मंत्री बनने के बाद गांधी जी की हत्या हो जाती है और गांधी जी की जब हत्या होती है तो सरदार पटेल साहब जो है इससे बड़े दुखी होते हैं और उस समय काफ़ी ये बीमार भी रहते हैं। इनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता था, सब जेल में जाने के कारण भी इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और अपने मृत्यु के समय भी उनके दिमाग में 2 चीज़ें चल रही थी। एक यह कि वो अपने बापू को बचा न सके और दूसरा यह सबके नेहरू के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। जो लोग सरदार पटेल के विरासत को हड़प कर नेहरू पर निशाना साधते हैं उन्हें सरदार पटेल और नेहरू के पत्राचार को पढ़ना चाहिए, जिससे सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। अब अगली बात मैं बताता हूं कि नेहरू जी की तारीफ बहुत होती थी उनके बुद्धिमानी के कारण। इससे नेहरू जी नाराज हो जाते थे और इसलिए मशहूर कार्टूनिस्ट शंकर अपने कार्टूनों में नेहरू जी की खिल्ली नहीं उड़ाते थे। इसलिए नेहरू जी ने कहा, डोंट स्पेयर मी शंकर, कि उसमें ये आया कि मुझे भी हरगिज बख्शा न जाए, मेरे ऊपर भी कुछ न कुछ आप लिखिए, पढ़िए। और आज की पेड मीडिया में क्या होता है, मेरी तारीफ करिए, मेरी तारीफ करिए। आप जो है तारीफ के लिए पैसे भी दे दिए जाते हैं मीडिया को, लेकिन उसमें नेहरू जी को देखिए उन्होंने कहा कि मेरी आलोचना करो कार्टून के द्वारा। यदि मेरे कमी है मेरे अंदर तो कार्टून के द्वारा मुझे बख्शा न जाए, मेरी कमियों को ढूंढा जाए, मुझे बताया जाए, मेरे खिलाफ लिखा जाए। वो लोकतंत्र था नेहरू जी का। इस बात को भी तो जानना चाहिए। इसलिए सरदार पटेल उनको बहुत मानते थे। उनकी बुद्धिमानी के कारण सरदार पटेल अटूट रूप से, हाँ कभी कभी अध्यक्षीय चुनाव को लेके सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच मतभेद हो जाया करते थे, लेकिन मनभेद नहीं हुआ करते थे। जिसका आज विरोधी जो है बार बार ये कहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। जब वो बनना नहीं चाहते थे तो आप उनको बनाएंगे? उनके वो तो अपने नेहरू को नेता मान चुके थे। ऐसा पत्राचार पढ़ने के बाद इस रहस्य का पर्दाफाश हो जाता है। तो अब उनसे जो विरोधी हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनके विषय में, किनके विषय में, सरदार पटेल के विषय में पढ़िए पहले, और पढ़ने के पश्चात उन्होंने क्या कहा था कि किसके विषय में, आरएसएस के विषय में, सरदार गांधी जी की हत्या के विषय में। इसके लिए भी आप लोग विशेष रूप से पढ़िए। उन्होंने कहा था कि जब सांप्रदायिकता की बात आ रही है, नेहरू जी भी सांप्रदायिकता को लेकर बहुत चिंतित हो उठते थे और सरदार पटेल जी भी सांप्रदायिकता को लेकर बहुत चिंतित हो उठते थे। ये लोग भाषण दिया करते थे हिंदू मुसलमानों के बीच में, अन्य के बीच में, कि हम हिंदू हैं। इसको लेकर सरदार पटेल ने बड़ा तीखा पत्र किया है। इसीलिए आरएसएस पे उन्होंने कई बार प्रतिबंध भी लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि आपकी सोच और आपके कार्य आज़ाद भारत के लिए ठीक नहीं है, इस पे आप रोक लगाइए, अन्यथा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। रोक नहीं लगाने पर उन्होंने इस पे प्रतिबंध भी लगाया था सरदार पटेल साहब ने आरएसएस पे। जिस संगठन पे सरदार पटेल साहब ने प्रतिबंध लगाया और कई बार प्रतिबंध लगे, आज वो लोग सरदार पटेल को अपना बताने से नहीं हिचकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सरदार पटेल की जब मृत्यु हुई तो उनके पास केवल 260 रुपये थे, जबकि वो जाने माने वकील थे। लेकिन वकालत से उन्होंने पैसा नहीं कमाया, वकालत में जो समय देते उससे ज़्यादा समय आज़ादी के आंदोलनों में उन्होंने दिया
और आज़ादी के आंदोलनों में समय देने के कारण सरदार पटेल ज़्यादा पैसे वाले नहीं बन पाए, न तो पैसा रखना चाहते थे। जो भी पैसा आता था जन कल्याण में, आज़ादी के आंदोलनों में खर्च कर दिया करते थे, इसीलिए उनके पास मात्र 260 रुपये थे और उसका भी उन्होंने जन कल्याण के नाते देश के नाम कर दिया था। तो ये सरदार पटेल के बीच में जो जानकारी थी, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से खेड़ा सत्याग्रह को उन्होंने जीता, बारडोली सत्याग्रह को उन्होंने जीता, सरदार की उपाधि कैसे मिली, नेहरू ने किस प्रकार से माउंटबेटन को मनाया, 562 जो रियासतें थी उनको किस प्रकार से सरदार पटेल ने सम्मिलित होने के लिए बातचीत के द्वारा आपस में सम्मिलित करवाया, जो नहीं माने भारतीय सेना को जो है भेज के उनको जो है एक किया। ये बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन आप उन्हीं चीज़ों को सच्चा मानिए। देखिए, कहीं भी अखबार में लिख दिया जाता है, कोई एंकर कुछ कह देता है, वो सच्चा चीज़ नहीं है। सरदार पटेल के पत्र को पढ़िए, नेहरू जी के पत्रों को पढ़िए कि उनके बीच में कितनी मित्रता थी। बिना उनके पत्रों को पढ़े हुए कहीं पर भी पढ़ के ये अफवाह उड़ा देना कि गांधी जी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, ये हमें लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय होगा सरदार पटेल के प्रति। जिनकी दृढ़ इच्छा थी, वो मरते वक्त कहते थे कि सरदार पटेल जी कहते थे कि नेहरू हमारे नेता हैं, इनको सबको नेता मानना चाहिए और इनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ सकता है। एक और वाकया मैं आपको बताता हूं कि एक मशहूर अंग्रेज जिसका अर्थशास्त्री, जिसका नाम डेनियल थार्नर था, उसने क्या लिखा कि आजादी के बाद जितना काम पहले 21 सालों में नेहरू ने किया, फिर ध्यान से सुनिए, डेनियल थार्नर जो अर्थशास्त्री था उस समय का, उसने कहा कि आजादी के बाद जितना काम पहले 21 सालों में नेहरू ने किया, उतना काम तो 200 साल में किए गए काम के बराबर होगा। लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ था। तो सरदार पटेल की मिस्ट्री, जो उनका जो मिस्ट्री का मतलब यहाँ ये है कि सरदार पटेल और नेहरू और गांधी के बीच में जो मित्रता थी, जो एक दूसरे को नेता मानते थे, पटेल जी गांधी को गुरु मानते थे, सरदार नेहरू जी को नेता मानते थे, इस पे कोई धूल न डाला जाए। सच्चाई क्या है, ये सभी लोग यदि पत्रों को पढ़ेंगे, उनके बीच में पत्राचार को, तो वो सामने आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने सरदार पटेल के विषय में बताने का प्रयास किया। अब अगली कड़ी में मेरा प्रयास होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज़ादी के आंदोलन में और भारत के विकास में, भारत की राजनीति में क्या योगदान था, और दीनदयाल उपाध्याय जी का क्या था। इन सारी चीज़ों को बताने के बाद मैं तीसरी कड़ी में ये भी बताऊंगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के विकास में नेहरू जी ने कैसे योगदान दिया। मैं इतिहास क्यों बता रहा हूं, मैं भी जब टीवी पर सुनता हूं, बेमतलब कि जब बयानबाजियां उस पर होती हैं, गलत तथ्य पेश किए जाते हैं, तो उनके जब पत्रों को हम लोग पढ़ते हैं खोज कर, तो बड़ा कष्ट होता है कि गलत चीज क्यों बताई जा रही है। तो आपके माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि सच्चाई को तभी मानिए जब उनके पत्रों को पढ़िए, नहीं कुछ भी गलत परोस दिया जाएगा, ये ठीक नहीं है भारत के इतिहास के लिए। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सरदार पटेल, महात्मा गांधी अमर रहे, नेहरू अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।